हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कल अपने लोग वेल्डिंग पढ़े थे और वेल्डिंग में जो पढ़े उसका शॉर्ट रिवीजन जल्दी से कर लेते ताकि आप लोग के माइंड में एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लोग क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ जोड़। तो देखे थे जोड़ तीन प्रकार का होता है, परमानेंट, टेम्प्रोरी और सेमी परमानेंट। तो परमानेंट ज्वाइंट किस में बनता है? वेल्डिंग में। टेम्प्रोरी ज्वाइंट नट और बोल्ट, और सेमी परमानेंट ज्वाइंट किसे कहते हैं? इसका एग्जाम्पल है रिवेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग सारा डिटेल में कल कवर किए थे। यहाँ पे मैं कुछ मोटा मोटी जो एक इम्पोर्टेंट है वो सारा मैं कवर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, वेल्डिंग में फायर एग्जीक्यूटर के रूप में CO2 का यूज करते हैं, और बिजली से लगी आग बुझाने के लिए CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एग्जीक्यूटर का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने लोग देखे थे वेल्डिंग के जोड़ के प्रकार देखे थे, तो कौन कौन होते हैं वो सारा आप लोग को बताते हैं। इसको जो आमने सामने रहता है रखा हुआ उसको बट जोड़, जो ऊपर चढ़ाया हुआ रहता है उसे लैप जोड़, जो टी आकार में रहता है उसको टी ज्वाइंट, जिसका कॉर्नर ज्वाइंट रहता है उसको कॉर्नर जूटा रहता है, और इस जो एल आकार में रहता है उसको क्या कहते हैं? एल जोड़। नेक्स्ट यहाँ पे अपने लोग देखे थे फिलर मेटल के आधार पर वेल्डिंग तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऑटोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ऑटोजीनियस में क्या होता है? इसमें अपने लोग फिलर मेटल का यूज ही नहीं करता है। होमोजीनियस में फिलर मेटल और वर्क पीस सेम पदार्थ के बने होते हैं, और हाइड्रोजीनियस में होता है फिलर मेटल और वर्क पीस दोनों अलग अलग पदार्थ के होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे अपने लोग आप देखने वाले हैं वेल्डिंग के प्रकार किसके अवस्था के आधार पर देखने वाले हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्रेशर वेल्डिंग और नन प्रेशर वेल्डिंग। नन प्रेशर वेल्डिंग को फ्यूजन वेल्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि नन प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत फ्यूजन वेल्डिंग आता है। और प्रेशर वेल्डिंग के अब यहाँ पे प्रकार देख लेते तो प्रेशर वेल्डिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार बताने से पहले मैं एक बार बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने के लिए प्री हीटिंग किया जाता है। ठीक है, पहले गर्म मतलब प्री हीटिंग और बाद में गर्म मतलब पोस्ट हीटिंग। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार देख लीजिए, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये सारा क्या है? मेरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार है। आज अपने लोग स्पॉट वेल्डिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग देखने वाले में ये है स्पॉट वेल्डिंग मशीन का फिगर। मैं यहाँ इसके माध्यम से आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप लोगों के पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन के फिगर है। देखिए इसमें दो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इस दोनों के बीच में क्या रखते हैं? तो वर्क पीस को रखते हैं। और इधर से मेरा क्या आता है? ये मेरा ट्रांसफार्मर है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रोड रहता है वो कॉपर का इलेक्ट्रोड बना रहता है। ठीक है, और अपने लोग जब इसको वेल्डिंग करेंगे तो जब वेल्डिंग कर लेंगे, जब ये जो मेरा वर्क पीस है वेल्डिंग मान लीजिए कर लिए, ठीक है, उसके बाद जब मेरा वर्क पीस पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रोड को इस पे से हटाएंगे और अपना वर्क पीस को निकालेंगे। चलिए एक एक पॉइंट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कॉपर का बना होता है। मतलब स्पॉट वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना होता है? तो तांबे का बना होता है। और इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए करते हैं, मैं कल भी बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज और हाई करंट देता है। ठीक है, देखिए H बराबर क्या होता है? I² RT। तो अगर मेरा करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफर क्या करता है? तो लो वोल्टेज और हाई करंट देता है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज करते हैं? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉट वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग है, मतलब दाब वेल्डिंग है। देखिए स्पॉट वेल्डिंग दाब वेल्डिंग है, क्योंकि इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच अपने लोग क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, इस दोनों के बीच वर्क पीस को रखते हैं और गर्म करने के बाद इस पर प्रेशर डाल के वेल्डिंग करते हैं, इसलिए कौन सा वेल्डिंग हो गया? तो प्रेशर वेल्डिंग हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोड को तब हटाया जाता है जब वेल्डिंग मटेरियल ठंडा हो जाता है। देखिए मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रोड है, आप ऐसे जूम कीजिए, आप लोग फिगर ऊपर देखे हैं, और इसके बीच में कोई वर्क पीस है जिसको वेल्ड करना है। अभी ये वेल्डिंग हो गया, ठीक है, तो अब इसके बीच में से ये जो मेरा वेल्डिंग मटेरियल है इसको कब हटाएंगे? तो जब मेरा इलेक्ट्रोड को तब हटाया जाता है। इस दोनों इलेक्ट्रोड को कब हटाएंगे? इधर से इसको और इधर से इसको कब हटाएंगे? तो जब मेरा वेल्डिंग मटेरियल, ये जो वेल्डिंग मटेरियल है ये मेरा ठंडा हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, तब इसको अपने लोग हटाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्पॉट वेल्डिंग में
दो स्पॉट के बीच की न्यूनतम दूरी 3D होती है, 3D से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3D मतलब इलेक्ट्रोड के व्यास का 3 गुना, इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड की टिप इसके व्यास के 3 गुना का दूरी इसके बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपने लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पोर्ट, हाँ ये तो देख लिए। उसके बाद है स्पोर्ट वेल्डिंग में D बराबर होता है √T। वहाँ D क्या है, इलेक्ट्रोड के टिप का व्यास। देखिए ये हो गया, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड का टिप ऐसे है लगभग, ये मेरा इलेक्ट्रोड का टिप के व्यास हो गया। और T क्या है, कार्यखंड की लंबाई, ये जो वर्क पीस है ये इसका लंबाई हो गया। ठीक है, मोटाई हो गया, ये इसके बीच की मोटाई हो गया, ये इसका रेशियो रहता है। उसके बाद इसका एडवांटेज पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मज़ेदार फैक्ट भी है। देखिए स्पॉट वेल्डिंग के एडवांटेज में कौन आते हैं, तो धातु के चादर को वेल्ड करने के लिए, ठीक है, सबसे पहला बात, धातु के चादर को वेल्ड करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं। और आपसे पूछेगा कम से कम कितना मोटा धातु के चादर को वेल्ड कर सकते हैं, या पूछेगा वर्क पीस की कितनी मोटाई तक हम वेल्ड कर सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे 0.25 कम से कम कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। कम से कम कितनी पतली शीट को वेल्डिंग कर सकते हैं, तो 0.25 mm, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 mm, इससे ज़्यादा अपने लोग वेल्ड नहीं कर सकते हैं। किस में, तो स्पॉट वेल्डिंग में। नेक्स्ट आता है आप लोग को देख ले सीम वेल्डिंग, ये इसका फिगर है। मैं एक बार पहले फिगर के माध्यम से बता दूं तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो देखिए ये मेरा क्या है, फिगर है। यहाँ से अपने लोग पावर सोर्स लेते हैं, पावर सोर्स जब यहाँ से देते हैं, और ये मेरा 2 स्लाइडिंग रोलर होता है, ठीक है, ये 2 रोलर लगा हुआ है, और एक रोलर क्लॉकवाइज चलता है और एक रोलर एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और इस दोनों रोलर के बीच में, ठीक है, हमें जिस चीज़ को वेल्डिंग करना है उस चीज़ को रखते हैं, और ये रोलर चलता है, और ये गर्म भी होता है, रोलर चलने के साथ साथ गर्म भी होता है। ये दोनों रोलर चलता है, गर्म होता है, जिसके कारण हीट उत्पन्न होता है, और इसको प्लास्टिक की अवस्था तक लाते हैं, और इस रोलर को चलाने के बाद इसको वेल्ड कर देते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। तो सीम वेल्डिंग, तो सीम वेल्डिंग को 2 अन्य नाम और से भी जाना जाता है। एक होता है रोलर स्पॉट वेल्डिंग, इसी का एक दूसरा नाम है, और कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीम वेल्डिंग को रोलर स्पॉट वेल्डिंग या कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सीम वेल्डिंग एक ऐसा वेल्डिंग है जो हम लोग पेट्रोल टैंक के वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। सीम वेल्डिंग को पेट्रोल टैंक के वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पे दूसरा वेल्डिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सीम वेल्डिंग जो होता है ये मेरा लीक प्रूफ वेल्डिंग होता है। अब लीक प्रूफ वेल्डिंग होने का मतलब है बिना लीकेज के होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसका प्रयोग द्रव या गैस वाले बर्तनों के लिए किया जाता है, अर्थात बिना लीकेज वाली वस्तु बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब आपसे पूछेगा कि सीम वेल्डिंग का जोड़ कैसा बनता है, तो आप लोग कहिएगा लीक प्रूफ बनता है। सीम वेल्डिंग का जोड़ कैसा बनता है, तो लीक प्रूफ बनता है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो पेट्रोल टैंक के वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं, और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा नाम है, सीम वेल्डिंग को रोलर स्पॉट वेल्डिंग और कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आप लोग एक नोट देख लीजिए, ये नोट बहुत ज़रूरी है। तो इस नोट में कह रहा है फ्लश बट प्रोजेक्शन, ये जो वेल्डिंग है, ये इस वेल्डिंग को अपने लोग बहुत कम यूज करते हैं। ज़्यादातर यूज होता है स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग, और सीम वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग दो को ज़्यादातर यूज करते हैं। और यहाँ से अब स्टार्ट होता है आप लोगों का फ्यूज़न वेल्डिंग। फ्यूज़न वेल्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, विखंडन वेल्डिंग। फ्यूज़न वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। चलिए फ्यूज़न वेल्डिंग के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, इस विधि में वेल्डिंग किए जाने वाले किनारे को गर्म करके पिघलाया जाता है। इसके बाद फिलर को पिघलाकर डाला जाता है। आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है फ्यूज़न वेल्डिंग। फ्यूज़न मतलब देखिए ये हो गया मेरा एक वर्क पीस। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा चीज़ बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। बहुत ध्यान से देखिए, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे फ्यूज़न वेल्डिंग करना है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम गैस वेल्डिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है,
और इसमें क्या कह रहा है कि इस विधि में किए जाने वाले किनारों को गर्म किया जाता है, तो इसको गर्म करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, तो एक फिलर मेटल का यूज करेंगे और फिलर मेटल को गर्म करके पिघला के इस दोनों के बीच में जो गैप है इसको भर देंगे। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा 2 वर्क पीस है, ठीक है। और अपने लोग फ्यूजन वेल्डिंग कर रहे हैं, इस दोनों इसको गर्म करेंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे एक फिलर रॉड लेंगे या फिलर मेटल कह लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे इसको पिघला के इसमें गिरा गिरा के भर देंगे, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ अगर आप लोग को समझने में दिक्कत आ रही तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फ्यूजन वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ये देख लिए। उसके बाद है सील्डिंग गैस फ्लक्स पिघले हुए मटेरियल को वातावरण से बचाता है। आप एक बात मैं बताता हूँ सील्डिंग गैस के बारे में आप लोग को। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अपने लोग वेल्डिंग किए, ठीक है, ओके। यहाँ पे अपने लोग को वेल्डिंग करना है, यहाँ पे वेल्डिंग करना है। यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन है, और वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे एक मोल्टन पूल बनेगा। मोल्टन पूल मतलब पिघला हुआ पूल। इसमें एक पिघला हुआ पूल रहेगा जिसमें मेरा फिलर मेटल भरा रहेगा और साथ ही ये इसके साथ अटैच रहेगा, ओके। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत से बचने के लिए अपने लोग क्या करते हैं, इसमें फ्लक्स का यूज करते हैं। जनरली फ्लक्स का काम होता है मोल्टेन पूल को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए। अब जिस फ्लक्स का ये गुण नहीं है जो मेरा मोल्टेन पूल को ऑक्सीकृत होने से बचा सके, तो वहाँ पे अपने लोग सील्डिंग गैस का उपयोग करते हैं। सील्डिंग गैस क्या करता है, इसके ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ देता है। ऑक्सीजन का कांटेक्ट तोड़ देगा इसके चारों साइड। सील्डिंग गैस में जनरली निष्क्रिय गैस का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हाँ ये तो आप समझ गए। सील्डिंग गैस फ्लक्स पिघले हुए मटेरियल को वातावरण से बचाता है। सील्डिंग गैस और फ्लक्स ये दोनों क्या करता है, पिघले हुए मटेरियल को वातावरण से बचाता है। किससे, वातावरण से, ऑक्सीकृत होने से बचाता है। इसमें ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आप लोग को बता दिया। आप लोग को जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सील्डिंग गैस या फ्लक्स, दोनों दे देगा, दोनों में से एक, ठीक है। कहेगा मोल्टन पूल को ऑक्सीकृत होने से कौन बचाता है, तो दोनों में से कोई एक रहेगा, सील्डिंग गैस या फ्लक्स। आप लोग को ऑप्शन टिक करना है। अगर गैस वेल्डिंग है तो वहाँ पे सील्डिंग गैस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है तो वहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जनरली फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। देखिए सील्डिंग गैस में जो जनरली ज़्यादातर यूज किया जाता है उसमें एक आर्गन होता है, एक हीलियम होता है, जो कि दोनों के दोनों निष्क्रिय गैस है, जिसमें आर्गन लगभग 10 से 20% प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लक्स भी वेल्डिंग पदार्थ को वातावरण से बचाता है। फ्लक्स भी क्या करता है, वेल्डिंग पदार्थ को वातावरण से बचाता है। अब देखिए जनरली किस किस फ्लक्स का यूज करते हैं, तो सिलिकॉन का करते हैं, रेत का करते हैं, सुहागा का करते हैं, एल्युमिनियम का करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज यहाँ से कर रहा हूँ, फ्यूजन वेल्डिंग को तेज़ी में कर दूंगा रिवाइज। देखिए इसमें क्या होता है, इसको किनारे के पिघलाया जाता है, उसके बाद फिलर मेटल का प्रयोग करके ये दो, मान लीजिए दो है, इस दोनों के बीच को गैप को भर दिया जाता है, ठीक है। सील्डिंग गैस का उपयोग करते या फ्लक्स का यूज करते, क्यों, क्योंकि वातावरण से बचाने के लिए, ऑक्सीकृत होने से वातावरण से बचाने के लिए। और देखिए सील्डिंग गैस के रूप में दो गैस का ज़्यादातर यूज किया जाता है। पहला हो गया आपका आर्गन, दूसरा हो गया हीलियम, और लगभग 10 से 20% यूज किया जाता है। कितना यूज किया जाता है, तो लगभग 10 से 20% यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है फ्लक्स का भी वही कार्य है, मोल्टेन पूल को ऑक्सीकृत होने से बचाना। और फ्लक्स के रूप में जनरली जो यूज करते हैं वो किसका करते हैं, सिलिकॉन, रेत, सुहागा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं फ्लक्स कोटेड वायर इलेक्ट्रोड। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ सील्डेड, एक होता है गैस सील्डेड, ठीक है। तो गैस सील्डेड इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो गैस सील्डेड इलेक्ट्रोड में सील्डिंग के लिए अलग स्रोत की आवश्यकता होती है, जबकि सेल्फ सील्डेड में इलेक्ट्रोड के जलाने से निकलने वाली गैस में मोल्टेन मटेरियल पूल को प्रोटेक्शन मिलता है। अब एक बात मैं आप लोग के यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
मान लीजिए अपने लोग इसको वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ओके, लीजिए इसको वेल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बना दिया, इसको वेल्ड करना है। इसको वेल्ड करने के लिए अपने लोग सबसे पहला तो सेल्फ शिल्डेड यूज करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, गैस शिल्डेड में शिल्डिंग के लिए एक अलग से स्रोत यूज करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड गैस शिल्डिंग है, तो मान लीजिए यहाँ से अपने लोग वेल्डिंग कर रहे हैं और इसमें लीजिए यहाँ पे एक आर्क जनरेट कर दीजिए, और यहाँ पे अपने लोग को क्या है, ये सेल्फ शिल्डेड नहीं है, ये गैस शिल्डेड है। तो इसके गैस शिल्डिंग के लिए एक अलग से अपने लोग को आर्गन या हीलियम गैस की प्रवाह देनी होगी। अगर प्रवाह यहाँ पे नहीं देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा मोल्टेन पूल है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, समझ गए। और दूसरा कह रहा है सेल्फ शिल्डेड। तो देखिए यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर से कोटिंग की हुई है, मान लीजिए ये इसका कोटिंग है, ये पूरा एकदम कोटिंग से ढका हुआ रहता है, इसके ऊपर से कोटिंग कर दी है। जब ये जलेगा तो क्या होगा, इसके जो यहाँ से धुआं निकलेगा, जलेगा तो धुआं निकलेगा, वो धुआं क्या करेगा, मोल्टेन पूल को प्रोटेक्ट करेगा। और जब ये जो फिलर में ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ये फ्लक्स जब इसको मान लीजिए वेल्ड कर दिए, एक सेकंड में आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए वेल्डिंग करने के बाद ये इस टाइप से इसको भर दिए, ठीक है। अब ये भरने के बाद क्या होगा, ये जो मेरा फिलर मेटल है, फ्लक्स है, इसके ऊपर से जो कोटिंग किए हैं, तो फिलर मेटल तो मेरा भारी है, तो फिलर मेटल मेरा नीचे बैठ जाएगा, और वो जो फ्लक्स लगा है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो क्या करेगा, वो हल्का होने के कारण मोल्टेन पूल में ऊपर आ जाता है। जब ये ऊपर आ जाता है तो क्या करता है, पूल को प्रोटेक्शन करता है, पूल को प्रोटेक्ट करता है, किससे, ऑक्सीकृत होने से प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझ गए, और यहाँ पे अपने लोग देखने वाले हैं फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार। तो फ्यूजन वेल्डिंग जनरली 3 प्रकार के होते हैं, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग भी आप लोग देखे होंगे, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जनरली ज़्यादातर आप लोग जगह देखे होंगे। थर्मिट वेल्डिंग, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रेलवे ट्रैक को वेल्डिंग करने के लिए किस वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, तो थर्मिट वेल्डिंग से ही रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग से रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग की जाती है, थर्मिट वेल्डिंग से रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग की जाती है, थर्मिट वेल्डिंग विधि से रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग की जाती है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लोग गैस वेल्डिंग देखने वाले हैं। तो गैस वेल्डिंग में आवश्यक ऊष्मा गैस को जलाकर प्राप्त होता है। गैस वेल्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है, गैस को जलाने से ऊष्मा प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, गैस वेल्डिंग में ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, जिससे हमें ऊष्मा मिलती है, उससे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया को कराने में ऊष्मा हम देते हैं उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। तो यहाँ पर अपने लोग क्या करते हैं, गैस को जलाकर क्या करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं, मतलब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया यहाँ पे होती है। और देखिए यहाँ पे आप लोग को जनरली गैस वेल्डिंग के 3 प्रकार को दर्शाया गया है। सबसे पहला है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, तीसरा है ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग, ठीक है। तो ये जो 3 वेल्डिंग दिख रहे हैं इसमें से जनरली ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का यूज करते हैं। ऑक्सी इसमें इसलिए लगा हुआ क्योंकि ऑक्सीजन का यूज करते हैं, इसलिए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग हो गया। देखिए आप लोग को सेकेंड नंबर में ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग और ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग, इस वेल्डिंग का यूज ना के बराबर होता है, मतलब नहीं होता है, इन दोनों का प्रयोग होता नहीं। आपको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में। और यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चनें पूछी भी जाती है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी भी है। तो देखिए ये इसका फिगर है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग का ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये आपका एसिटिलीन सिलेंडर ले सकते हैं, और ये आपका हॉज पाइप है, एक ऑक्सीजन के लिए और एक एसिटिलीन के लिए आपका वर्क पीस है। ये वेल्डिंग टॉर्च आप लोगों को दिखाया गया है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों की। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है, या आपका एसिटिलीन सिलेंडर है। देखिए यहाँ से ये दोनों ऐसे करके यहाँ तक आएंगे, ये वेल्डिंग टॉर्च है। देखिए यहाँ पे एक होता है मिक्सिंग चैम्बर, इसमें दोनों गैस मिक्स होते हैं और उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं और उसके बाद इसको अपने लोग जलाते हैं।
तो ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, उसके बाद जलता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो कह रहा है सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि इस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, ऑक्सीजन का क्या होता है O2। इस दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो CO प्लस H2 प्लस ऊष्मा मिलेगा। तो ऊष्मा कितना मिलेगा, तो 812 kg पर मोल। एक मोल में 812 kg अपने लोग को ऊष्मा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड से मिलता है जल से अभिक्रिया कराने पर तथा हड्डियों के चूर्ण से अभिक्रिया कराते हैं। देखिए सिंपल सा बात, मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैल्शियम कार्बाइड होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का एक टुकड़ा लीजिए आप, ठीक है। इस पे आप जल डालिए, तो इससे क्या होगा, जब जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड का जो टुकड़ा है वो मिलेगा तो दोनों अभिक्रिया करेगा और एक गैस उत्पन्न करेगा, जिसमें आप फल पकाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आम को पकाने के लिए आप लोग यूज करते हैं, आम केला को पकाने के लिए जनरली इसको कहीं कहीं पे कार्बेट भी बोला जाता है कैल्शियम कार्बाइड को। तो आप जो फल पकाने के लिए यूज करते हैं इसी कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं। अगर इसके ऊपर आप लोग पानी डालते हैं तो एक धुआं सा गैस उत्पन्न होता है, जो गैस आप लोग को महक भी लगती है, और यही एसिटिलीन गैस ही अपने लोग को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, कैल्शियम कार्बाइड। देखिए आप लोग दो सूत्र जरूर याद रखिए, एसिटिलीन का C2H2 और कैल्शियम कार्बाइड का CaC2, क्योंकि ये दोनों सूत्र आप लोगों से पूछ सकता है, संभावना इसकी रहती है। तो देखिए फर्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड और जल, इस दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो एसिटिलीन मिलेगा प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। आपसे पूछ सकता है कैल्शियम कार्बाइड और जल को अभिक्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है, तो एसिटिलीन प्राप्त होता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है कि नहीं, बस आपसे पूछेगा कि कैल्शियम कार्बाइड को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एसिटिलीन प्राप्त होगा। तो सिंपली कहना है जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम कार्बाइड को तो एसिटिलीन प्राप्त होता है। मैं इसको एक बार और बताता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने से क्या मिलता है, एसिटिलीन मिलता है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने से क्या मिलता है, तो एसिटिलीन मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर और कोक को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। देखिए चूना, पत्थर, कोक, इस तीनों को लेकर 2000 सेंटीग्रेड पर अगर गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड मिलता है। ये इसकी बनाने की विधि है। आपसे ये चीज़ पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए किस किस चीज़ का यूज करते हैं, तो चूना, पत्थर और कोक का। या पूछेगा कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना, पत्थर, कोक को कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करेंगे तो अपने लोग को कैल्शियम कार्बाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं अगला पॉइंट, कास्ट आयरन में सिलिकॉन तथा ग्रेफाइट होने के कारण काटना मुश्किल होता है। कास्ट आयरन को जब कटिंग करेंगे तो इसको कास्ट आयरन को काटने में मुश्किल होती है, तो क्यों, तो उसमें सिलिकॉन और ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस कटिंग में नोजल का आकार काटे जाने वाली कार्यखंड के मोटाई पर निर्भर करता है। देखिए गैस कटिंग करेंगे, मान लीजिए ये मेरा प्लेट है, ठीक है, इसको अपने लोग को गैस कटिंग करना है। तो देखिए नोजल साइज यूज करेंगे क्योंकि हर नोजल अलग अलग साइज का होता है, सब में एक नोजल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि जब गैस कटिंग करेंगे तो नोजल का साइज किस पे निर्भर करता है। देखिए आपके गैस की लंबाई पे, तो इसके लंबाई से कोई लेना देना है नहीं, इसके मोटाई पे नोजल का साइज निर्भर करता है। कितना मोटा प्लेट को काटना है उसके अनुसार अपने लोग नोजल का चयन करते हैं। कार्यखंड की मोटाई पर निर्भर करता है। तो ये इसका मोटाई हो गया। मान लीजिए आप कि ये मेरा प्लेट है और ये प्लेट आपको दे दिया जाए, अगर आपको कहेगा कि इसको आपको काटना है गैस वेल्डिंग के माध्यम से, गैस कटिंग के माध्यम से आपको काटना है, तो उसमें डिफरेंट टाइप का नोजल आता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इस टाइप का। तो इस प्लेट का आपको सबसे पहले क्या पता करना होगा कि प्लेट कितना mm मोटा है, उसके हिसाब से आप नोजल चुन सकते हैं। 1 नंबर का यूज होगा, 2 नंबर का यूज होगा, 3 नंबर का यूज होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना अनिवार्य बनता है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि कटिंग स्पीड कम रहने पर सतह रुखरा हो जाता है। जिससे मान लीजिए इसको अपने लोग काट रहे हैं और कटिंग स्पीड कम रहेगा तो ये जो कट जो लगेगा ना उसमें रुखरापन रहेगा।
कट कैसा होगा, कटिंग स्पीड कम रहेगा, नहीं कटिंग स्पीड कम रहेगा तो कैसा बनेगा, रुखरा कट हो जाएगा। और नेक्स्ट है कटिंग सरफेस पर खींची हुई लाइन बनने का कारण है टिप का कट सतह के नज़दीक होना। देखिए ये काट दिए, ठीक है, इसको काट दिए और यहाँ पे क्या हो गया, लाइन बन गया, यहाँ पे लाइन ऐसे ऐसे बन गया। तो ये पूछ रहा है कि कट सरफेस, ये इसका क्या हो गया, कट सरफेस हो गया, ये क्या हो गया आपका कट सरफेस हो गया। और इस पे ये जो लाइन बन गया इसका क्या कारण है, तो टिप का कट सतह के नज़दीक होना। मान लीजिए जिसको काट रहे हैं इसको एक निश्चित डिस्टेंस पे रखना है 3 से 5 mm दूरी पर। अगर इससे आप कम दूरी पे रखिएगा तो इसमें क्या बन जाएगा, कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाएगी, जो क्या हो जाएगा, लाइन बनेगा। 3 से 5 mm से कम दूरी है तो लाइन बनेगा। और यहाँ से आप काट रहे हैं, अगर ये दूरी आपका 3 mm से कम होता है तो लाइन बन जाएगा। और 3 से 5 mm के बीच में अगर आपकी ये दूरी रहती है कटिंग नोजल का तो बिल्कुल सही आप लोग का कट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला पॉइंट है सॉरी, ऑक्सीजन प्रेशर अधिक होने पर टॉप एज पिघल कर गोल हो जाएगा। ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ये जो टॉप एज, मान लीजिए टॉप एज है तो पिघल कर गोल हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग समाप्त होने से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर को बंद करेंगे। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर को इसलिए बंद करेंगे, मैं एक फिगर के माध्यम से आप लोग को बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरा क्या है, ऑक्सीजन का पाइप है और ये मेरा है एसिटिलीन का पाइप है। यहाँ पे मान लीजिए एक सिलेंडर है और ये एक सिलेंडर है और यहाँ पे इसका एक नोजल है, इसके माध्यम से अपने लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, इसके माध्यम से वेल्डिंग कर रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एसिटिलीन की तुलना में। इसका 120 kg के आसपास प्रेशर होता है और इसका प्रेशर बहुत कम होता है, 15 kg के आसपास इसका प्रेशर होता है। अगर आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को पहले नहीं बंद कीजिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए एसिटिलीन को बंद कर दिए तो यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर होता है और इसके माध्यम से क्या होगा, तो ये एसिटिलीन के सिलेंडर में घुस जाएगा जिससे विस्फोट होने की संभावना है। लेकिन अगर पहले हम ऑक्सीजन का प्रेशर बंद कर दे तो इसका प्रेशर ऑलरेडी कम है, ऑक्सीजन को बंद कर दिए, एसिटिलीन का ऑलरेडी कम है तो ये उस सिलेंडर में नहीं घुस पाएगा। इसके वजह से अपने लोग ऐसे करते हैं, पहले ऑक्सीजन सिलेंडर को बंद करते हैं। इसको बंद करने की यही कारण है। कह रहा है गैस कटिंग टॉर्च में धातु की चादर में सुराख करने को पियर्सिंग कहलाता है। देखिए गैस कटिंग कर रहे हैं और ये एक चादर है और इसमें छेद करेंगे तो गैस कटिंग में धातु की चादर में जो छेद करता है उसको क्या कहते हैं, तो पियर्सिंग कहते हैं। ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि पियर्सिंग किसे कहते हैं, तो गैस कटिंग में धातु चादर में सुराख करने को पियर्सिंग कहते हैं या कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस वेल्डिंग में चाबी सिलेंडर में लगाकर छोड़ देनी चाहिए खतरों का सामना करने के लिए। देखिए ये इसलिए कह रहा है, मान लीजिए अपने लोग गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें से ये पाइप निकला हुआ और यहाँ पे इसका चाबी लगा हुआ है। चाबी ये इसलिए बोल रहा है छोड़ने के लिए, मान लीजिए इधर आग लग गया तो इसमें से ऑक्सीजन का फ्लो बंद करने के लिए हमको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये चाबी लगा रहेगा तो सीधा चाबी घुमा देंगे और ये बंद हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में चाबी सिलेंडर में लगाकर छोड़ देना चाहिए। सिलेंडर में चाबी लगाकर छोड़ देंगे तो उसको बंद करने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कल।